हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। शालिनी की तरफ से मैं हूँ शालिनी, आपका स्वागत करती हूँ शालिनी क्लासेस में। मिल रहे हैं हम शाम को यहाँ पर। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आपको अधिगम के सिद्धांत की क्लास को स्टार्ट किया था। ये तीसरी क्लास है जहाँ पर आपको तीसरा सिद्धांत मैं बताऊंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, अच्छा टॉपिक है। आपको जैसे दो बताया एकदम ईजिली तरीके से, और जितना भी सब कुछ रहा पूरी डिटेल्स में बताई। इससे संबंधित अभी इसमें है तो बहुत कुछ, लेकिन आपके स्तर का ही जो आपके कोर्स में आएगा उतना ही हम आपसे शेयर करेंगे। है इसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो अभी आपके काम नहीं आएगी क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा सोर्स हो चुका है कि आप उसमें फंस जाएंगे। इससे अच्छा है कि अभी जितना आता है उतना ही जानिए। जब टेट की तैयारी मैं करवा ही रही हूँ तो बाकी संबंधित बातें मैं आपको वहाँ पर शेयर करूँगी। अभी उतनी ही बातें बताऊँगी जितना आपके एग्ज़ाम में संबंधित है, ताकि अपने एग्ज़ाम में आपको मेन चीज़ें याद रहें। कोशिश यही है कि बेस्ट से बेस्ट रहेगी मेरी तरफ से, तो मैं अपना बेस्ट करूँगी। अब आपको कितना बेस्ट करना है, क्या क्या चीज़ें सीखनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे से गाइडेंस लीजिए, हर एक चीज़ को समझिए, और बाकी आप अपने तरीके से बढ़िया प्रॉपर से पढ़ते चलिए। मैथ्स लगाते चलिएगा। संस्कृत में जो है रूप वगैरह थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैथ सबसे बेस्ट है। अगर आप मैथ प्रॉपर लगा रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट जितने हैं वो मैं आपको बहुत बढ़िया बता रही हूँ। सारे सब्जेक्ट बता रही हूँ, मैथ के भी बताए हैं, मैथ की भी क्लासेस हुई है, मैथ और भी करवाना है, वक्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आप जितना मेहनत करेंगे उतना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। आइए बात करते हैं आज हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं। बाल विकास की क्लास, 50 नंबर का पेपर, 40 क्वेश्चन आएगा, 25 नंबर पासिंग है। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि हम बना कर लिख सकते हैं बहुत सारी बातें, और अच्छा सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि हमको 90% तक गोल पहुंचने के लिए यही सब्जेक्ट मदद करता है। 50 नंबर के सब्जेक्ट हमारी मदद करते हैं वहां तक हमें आसानी से पहुंचने के लिए। आइए फ्रेंड्स फिर जानते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत ये किसने दिया है पता है? पावलो साहब ने। इनका नाम आईपी पावलो है। इवान पेट्रोविच पावलो इनका पूरा नाम है। इवान पेट्रोविच पावलो इनको कहते हैं। पावलो के नाम से फेमस है मनोविज्ञान में। पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। आपको नाम प्रतिपादक का और सिद्धांत नहीं भूलना है, क्योंकि प्रश्न बनेगा कि अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तब आप मुझे बताएंगे कि मैम आईबी पावलो, इवान पेट्रोविच पावलो। जिसमें आपको ध्यान रखना होगा, या आपको दे देगा कि कौन मतलब सिद्धांत का प्रतिपादक पूछ लिया या इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तब आपको ये टिक करना होगा। तो बहुविकल्पी में भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। हम आपको ये जल्दी से कोर्स कवर करवाएंगे। अभी अगर आपके पेपर में लेट होती है, मान लीजिए मई में होता है, मे भी उम्मीद है कि 2021 बैच वालों का जो सेमेस्टर था वो अगस्त में स्टार्ट हुआ था और 15 अगस्त के आसपास हुआ था, और उनका पेपर भी मई में हुआ था। 8-9 मई को उनका, कि 9-10-11 मई उनका पेपर था। तो आपका सितंबर में स्टार्ट हुआ है, तो मुझे भी वो एक एजम्पशन लग रहा है कि मई तक जाएगा। मे भी जाए, नॉट श्योर, क्योंकि कुछ भी पलट सकता है खेल। तो ये मान के चलिए कि होली के बाद कभी भी हो सकता है, और कोई निर्धारित डेट नहीं तो नहीं कहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर मई तक होगा तो पढ़ने के लिए अभी हमारे पास पूरा पेपर बचा है, सीरीज बची रहेगी, और मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन जो मैं खोज के और एक्स्ट्रा ले आऊँगी ताकि कुछ बाहर करना आए, और रिवीजन बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे मैराथन क्लासेस, तो इसीलिए आपका रिवीजन मैं करवा दूँगी। पहले मैं कोर्स पूरा रिवीजन करवाऊंगी, तब आपको सीरीज़ की तरफ चलूंगी। तो ये पूरी रणनीति मेरी बनी हुई है। बस थोड़ा सा आपकी टीचिंग वगैरह हो जाए, धीरे धीरे क्लासेस चल रही है, डेली क्लासेस मिलेगी। परेशान किसी को नहीं होना है, कोर्स हमने कर लिया है, बस आप अपना पढ़िए, रिवीजन करते चलिए और मैथ को लगाते चलिए। बाकी आप फिर मैं आपका सब करवा ले जाऊँगी, क्योंकि आप और भी चीज़ें बना कर लिख दोगे मैथ में, लेकिन फ्रेंड्स बना कर नहीं लिख पाओगे। तो मैथ लगाओ, फिर आपको हम सब कुछ करवा रहे हैं, और मैथ भी हम लगवाएंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं, चलते हैं। ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम होती तो आप हमसे पूछिए। अभी तक जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है, तब इतनी अच्छी क्लास लाइक तो बनता है। आइए बात करते हैं क्या है। आईपी पावलो, इवान पेट्रोविच पावलो एक रूसी शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे। आपको ये प्रश्न बनता है कि कहाँ के थे, तो आप कहेंगे कि मैम ये रूस के थे, रसिया के थे। इन्होंने पाचन क्रिया के द्वारा दही क्रिया का विश्लेषण कर अपना सिद्धांत दिया था। इन्होंने कुछ डाइजेशन का कार्य कुछ देखकर दही वही की क्रिया से कुछ अपने सिद्धांत को बताया था। इनके सिद्धांत का इतना लोकप्रिय हुआ कि 1940 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
पावलो के इस सिद्धांत का नाम अनुकूलित अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत बताया गया। पावलो ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। पावलो साहब के पास एक कुत्ता था और उस कुत्ते के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। कभी कभी ये प्रश्न बनता है कि कुत्ते के ऊपर किसने किसने प्रयोग किया था, या इवान पेट्रोविच पावलो ने किस जानवर का प्रयोग करके अपने सिद्धांत को प्रूफ किया था। तब आप वहाँ पर बताएंगे कि कुत्ते ने किया था। तो ये प्रश्न आपको वहाँ पर बनता है और पूछा जाता है। अब आगे देखिए इसमें क्या है, पावलो का प्रयोग। अब कुत्ते पर जो प्रयोग इन्होंने किया वो क्या किया वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए कह रहा है, पावलो साहब ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया और इस प्रयोग को उन्होंने 3 चरण में किया, 3 अलग अलग स्टेजों में किया, स्तर में किया। पहले चरण में उन्होंने कुत्ते के सामने भोजन रख दिया, जिससे कुत्ते की लार टपकने लगी। लार सलाइवा वही। जब भोजन को देखा कुत्ते ने तो उसके मुंह से लार टपकने लगी। दूसरे चरण में उन्होंने घंटी बजाई तथा उसके बाद भोजन दिया। दूसरी बारी में क्या हुआ कि जब घंटी बजाई फिर उसको भोजन दिया। और तीसरे चरण में उन्होंने देखा कि घंटी बजाते हैं, जैसे ही तीसरे चरण में उन्होंने देखा कि जैसे ही घंटी बजाते हैं कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगती है। अर्थात मतलब क्या हुआ कि कुत्ता यह समझ चुका था कि घंटी बजाने के बाद उसे भोजन मिलता है। यह सब अनुबंधन के कारण ही हुआ। ये एक पैराग्राफ है जो किताब की भाषा से मैंने लिया आपको और बताया। अब मैं पूरी कहानी आपको बता देती हूँ, देखती हूँ उसमें और बताते में ये। अच्छा चलो अभी रुक जाओ, मैं बताती हूँ। ये है प्रथम चरण, पहला स्टेज, जिसमें भोजन था और लार उसकी टप 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 करके टपक गई। तो ये जो भोजन था वो स्वाभाविक उत्तेजक था, क्योंकि भोजन वगैरह खाना पीना देखते हुए पानी आ ही जाता है। ये स्वाभाविक अनुक्रिया थी। जो लार टपक रही थी वो स्वाभाविक था कि खाना को देखकर कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगी। अब दूसरा देखो, द्वितीय चरण में क्या हुआ, घंटी बजी फिर भोजन मिला। तो घंटी जो बजी वो स्वाभाविक उत्तेजक था और भोजन उत्तेजक ही है। स्वाभाविक उत्तेजक में ये आया, घंटी बजी और भोजन मिला। लार का टपकना, यहाँ पर लार ये जो टपक रही है स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। ध्यान रखना, स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। सिंपल है। ये जो यहाँ पर घंटी बज रही है ये तो एक मतलब अब घंटी बजाए, जैसे कुत्ता है तो उसकी लार टपकने का ये जो कारण बना कि घंटी बजी तो ये अस्वाभाविक क्रिया हुई, लेकिन भोजन दिखा फिर लार टपक रही है तो ये स्वाभाविक क्रिया है। क्योंकि अभी खाना रखा हो तो हो सकता है कि एक बार हमारे मुंह में भी पानी आ जाएगा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ ही है। लेकिन अभी कोई घंटी बजाए तो हमारे मुंह में पानी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन वो कुत्ता था, उसके साथ ऐसा हुआ। तीसरे चरण में घंटी बजाया गया और लार टपकने लगी। अब यहाँ पर भोजन नहीं दिया गया, भोजन है भी नहीं, लेकिन घंटी की आवाज़ जैसे कुत्ते के कान में पड़ी उसके मुंह उसके उससे लार टपकने लगी। तो उसकी पहले क्या था कि पहले उसकी जो लार टपक रही थी, पहले एक अस्वाभाविक क्रिया हुई, घंटी बजी एक अस्वाभाविक क्रिया हुई, भोजन दिखा स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, क्योंकि उसकी लार टपकने लगी। अब जब उसको ये पता चल गया कि घंटी बजने का मतलब है कि हमारा हमको भोजन मिलेगा, तो वो अपने आप, पहले तो स्वाभाविक क्रिया नहीं हो रही थी क्योंकि घंटी बजी तो उसको इतना नहीं, लेकिन जैसे भोजन दिखा उसको, उसने लार टपक से टपका दी। अब तीसरी बारी में क्या हुआ, उसके दिमाग में बैठ गया कि घंटी बजेगी तो हमको भैया खाना मिलेगा, तो उसका लार टपकने का जो क्रिया था वो स्वाभाविक रूप से फिर होने लगा। अब इसमें क्या बातें हैं, इस प्रयोग के द्वारा पावलो ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि लंबे समय तक अस्वाभाविक उद्दीपन तथा स्वाभाविक उद्दीपन को एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया करने लगता है। इसे ही अनुकूलित अनुक्रिया का अनुबंधित सिद्धांत कहते हैं। अनुकूलित ये है, देखो आप देखो इसमें, ये है डॉग, ठीक है। अब मैं पूरा समझा दूंगी। ये है एक कुत्ता, ये यहाँ पर देखिए ऐसा पूरा कुछ केज वेज बना है। यहाँ पर एक कांच की फ्लेक्स लगी हुई है। ये यहाँ पर भोजन रखा हुआ है। इसके लेंथ के जो लार्वा है, मतलब जो निकल रहा है, लार टपक रही है, यहाँ पे एक पाइप लगाई गई है। यहाँ पर आप देखो लार मापने का कप भी रखा है। अब यहाँ पर लार ग्लैंड से ये नली लगाई गई है। इधर शीशा है, ये भोजन है, ठीक। ये कुत्ते का पूरा चित्र है। पहली बार पावलो साहब क्या करते हैं, कुत्ते को ऐसे लेते हैं, बांधते हैं, बांधने के बाद उसके सामने ये भोजन रख देते हैं। अब जब 3 चरण में बात कही है इन्होंने, मैं पूरी बात रिपीट कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। 3 चरण जो बोला, पहले चरण में खाना बाहर रख दिया, कांच के बाहर से खाना दिख रहा था,
जो कुत्ते की लार है वो टप टप करके टपकने लगी और यहाँ कलेक्ट होने लगी। फिर उसके बाद भोजन तो दिए उसको, वो ठीक है, लेकिन इस यहाँ पर जो ये उद्दीपक था, इसको ये स्वाभाविक था ना कि यहाँ पर उन्होंने देखा रखा और जो क्रिया हो रही थी ये अपने आप ही खाने को देख के उसके मुंह में पानी आया और लार टपकने लगी। तो इसका जो लार टपकने का क्रिया है वो स्वाभाविक था। दूसरी बारी जब दूसरा चरण आया तो क्या हुआ, इन्होंने घंटी पहले बजाई। जब घंटी बजाई इन्होंने दूसरे चरण में सेकंड स्टेज में पहले घंटी बजाई। जब घंटी बजाई तो उसको घंटी की धुन सुनाई दी, तब उसके मुंह से खून, मतलब सॉरी खून नहीं, तब उसके मुंह से लार नहीं टपकी। लेकिन जैसे घंटी बजी और खाना उसको दिखा, पहले घंटी बजाई फिर खाना दिखा दूसरे स्टेज में, तो खाना देखते ही माँ उसके लार फिर स्वाभाविक क्रिया होने लगी। दूसरा स्टेज खत्म हो गया। तीसरी बारी में उन्होंने क्या किया कि घंटी सिर्फ बजाई, सिर्फ घंटी बजाई और उसकी लार टप टप टपक करके टपकने लगी, क्योंकि उसके दिमाग में बात बैठ चुकी थी कि अभी जब इससे पहले घंटी बजाई थी उसके बाद ही हमको खाना मिला, तो इसका मतलब जब जब घंटी बजेगी हमको खाना मिलेगा। तो जैसे जैसे घंटी बजती वो जाग जाता कि मेरे खाना खाने की बारी आ गई और उसके मुंह से लार टपकने लगती। तो उन्होंने एक बात ये प्रूफ की, इसको पढ़ने से क्या दिखा, इसको पढ़ने से इन्होंने बोला कि पहले जो लार टपक रही थी उसको तो एक स्वाभाविक क्रिया हो रही थी जब हम उसको स्वाभाविक उत्तेजक दिखा रहे थे, क्योंकि खाना देखने के बाद तो सभी को लार टपक जाती है। लेकिन अब हम उसको खाना नहीं दिखा रहे और घंटी बजा रहे तब भी वो लार टपका रहा है। तो इसका मतलब आपके जो उत्तेजक हैं जिसको आप दिखाकर उससे स्वाभाविक क्रिया करवा रहे हो, वो उत्तेजक आप उसको रियल का नहीं भी दिखाओगे तब भी उसकी लार टपकना हो जाए, क्योंकि वो उसकी आदत में, उसकी अनुक्रिया में सम्मिलित हो गया। उसके दिमाग में बात बैठ गई कि हमको ये चीज़ होगी, हमको ये चीज़ मिलेगा। तो यही इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत प्रूफ किया है। अब इतनी बातें इस कुत्ते से संबंधित थी, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है, सारे नहीं पूछे जाते हैं। थॉर्नडाइक वाला जो सबसे पहले बताया था वो ज़्यादा पूछा जाता है, और लिखने को भी आता है, ऐसा नहीं कि लिखने को नहीं आता है, इनके बारे में लिखने को आता है कि तो ये सिद्धांत क्या है, अपने विचार बताइए, टिप्पणी करिए और कुत्ते के प्रयोग को और क्या क्या पाते हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब इनके सिद्धांत का संबंध कक्षा की शिक्षण की उपयोगिता में कैसे है वो हम आपसे शेयर करेंगे, आप समझ जाएंगे। पहली बात इन्होंने बोला, इस सिद्धांत से बालक में भय, प्रेम, घृणा के भाव को आसानी से उत्पन्न हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें गुस्सा लगवा दिया जाता है, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। अगर किसी की लड़ाई हुई रहती है, ठीक है, एक लोगों से हुई है और दूसरा वाला बंदा क्या करेगा, अब मेरी तो लड़ाई हो गई है, दूसरा वाला जाएगा उसको उसके खिलाफ भड़का देगा। और अगर वो इंसान नहीं समझदार है, नहीं, अगर तुम्हें ऐसा बोला, तुम्हें ऐसा बोला, बस शुरू, तो वो क्या है, अगर अब यही प्रेम की कोई बात रहेगी, अगर कोई और कोई बात है तो वो क्या होता है कि उसको देखकर या उसकी जैसी बातों को सुनकर हम बहक जाते हैं कभी कभी। तो यही उत्तेजक था कि हम, हमारा है, चाहे वो नकली है, झूठी बात हो, लेकिन अगर स्वभाव ऐसा है तो हम लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। तो बहुत कुछ देखने को मिलता है इस मतलब सिद्धांत को पढ़ने के बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, दूसरा बात यहाँ पर क्या कह रहा है वो देखते हैं। दूसरे पॉइंट में ये बोल रहा है कि इस सिद्धांत के द्वारा बालक को वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में हेल्प मिलती। हाँ, आपको वातावरण में जैसे चीज़ें मिलेंगी, आप देखोगे, आप भी वैसा ही करने का मतलब सोचोगे कि अच्छा है तो, बुरा है तो थोड़ा दूरी करोगे, लेकिन फिर आपको ये लगता है कि अरे सब तो कर रहे हैं तो हम ही क्यों। तो कभी कभी क्या होता है कि आप उससे बहुत कुछ सीख जाते हो, तो आपको इसमें हेल्प मिलती है। इस सिद्धांत में बालक ने विभिन्न प्रकार की अभिवृत्ति कई विकास में सहायता की, बहुत अलग अलग तरीके से सिखाने का प्रयास किया है। कैसे आप स्वाभाविक क्रियाएं करते हो, कैसे आप समझते हो, क्या आपको समझाया जा रहा है। इसके द्वारा बालक में अच्छे व्यवहार और अनुशासन की भी भावना का विकास करते हैं, क्योंकि जैसे आपको माहौल मिलता है, जैसे आपकी परवरिश होती है, जैसे कार्य होते हैं, वो सारी चीज़ें फिर आपको देखने को मिलती है, आप उससे सीखते हैं और अनुशासन वगैरह भी सही रहता है। ठीक है। वो फिफ्थ पॉइंट क्या है, यह सिद्धांत मानसिक और संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों के उपचार के लिए बहुत उपयोगी है। जो अस्थिर है, सही नहीं, एकदम कंफर्टेबल नहीं है, कह सकते हैं पूरा परमानेंटली सब कुछ सही नहीं है, उनके उपचारों के लिए भी हम कभी कभी ऐसा प्रयोग करते हैं, क्योंकि बच्चे को दिखा कर बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, जैसे कैसे बताऊँ, फ्रेंड्स याद करो, पुरानी पिक्चरों में पैर टूटा रहता है, ठीक, व्हील चेयर पे बैठे रहते हैं,
ऐसा कोई इंसिडेंस क्रिएट करते हैं कि वो इतने झटके से जाएंगे उठ के माँ माँ करके बचा लेते हैं, नहीं बचा लेते, याद आ रहा है कि नहीं, पुराने पिक्चरों में सबने देखा होगा। तो कुछ वैसे ही सीन हॉस्पिटल में उपचार के लिए भी बच्चों के लिए की जाती है, जिससे वो चीज़ हो जाती है। क्योंकि हमने अभी तक जो पढ़ा वो हमने यही तो पढ़ा कि हमको वो भोजन घंटी बजाए, पहले भोजन दे के ललचुआए, ललचुआने के बाद फिर जो है लालच आ गया हमारे मुंह में, फिर घंटी बजाने का कर दिए, फिर हमारे दिमाग में बैठ कर घंटी बजेगी तो हमें खाना मिलेगा। तो बच्चे हैं तो ये सब बहुत सारी चीज़ें बच्चों को भी की जाती हैं, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर भी लागू की जाती हैं किसी ना किसी तरीके से, सिर्फ उनको सिखाने के लिए, ताकि वो सीख जाएं, ताकि वो क्या अभिक्रिया करते हैं वो पता चल जाए। ठीक है, आइए फिर कुछ प्रश्न है वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया। 1 नंबर का प्रश्न आपको ऐसे आएगा, ये बहुविकल्पी में भी आ सकता है, लिखने को भी आ सकता है। तो वो किसने दिया, पावलो साहब ने दिया। किसने दिया, पावलो ने। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो हम इसको संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। नाम ध्यान रखिएगा। पावलो ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया है, तो कुत्ते पर किया। किस पे किया है, कुत्ते पर किया है। CR थ्योरी के नाम से कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है, तो पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वो CR थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध है। आगे चलिए, ठीक है, ये CR का मतलब पता है, कंडीशनल रिस्पॉन्स, UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अब ये प्रश्न पता है, ये टेट का प्रश्न है। अभी आपको यही सारी बातें मैं सिखाती इस पे और, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा डीलेट में, इसीलिए हम नहीं बता रहे। आप भूल जाएंगे क्योंकि इतने सिद्धांत है फ्रेंड्स, कितना याद रखेंगे। तो जो चीज़ें टेट की हैं वो टेट में सीखेंगे, जो डीलेट में है वो डीलेट में सीखेंगे। तो ये CR जो है इसके साथ UCR भी आता है। ठीक है, पढ़ो, आपको तैयारी के दौरान मैं बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं क्योंकि ज़रूरी नहीं है, भूल जाएंगे आप, काम का नहीं है ना आपके। फिर है, किस मनोवैज्ञानिक ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो पावलो ने। तो ये 5 प्रश्न मैंने आपको इससे संबंधित ले लिए। आगे आते हैं, ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, आज मैं एक सिद्धांत और आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा तो नहीं है, फिलहाल PDF तो मैंने बनाकर रखा हुआ है, बट मैं आपको आज ब्रूनर का बता देती हूँ, बाकी 2 बड़े बड़े बता दूंगी, क्योंकि वाइगोत्स्की सिद्धांत में हमें बहुत समझाना पड़ेगा। और वैसे भी आप देखो 18 मिनट की क्लास हो चुकी है। मैं आपको ब्रूनर का सिद्धांत बता देती हूँ, छोटा है तो 2 हो जाएगा आज। इनका नाम जेरोम ब्रूनर है, बाकी के कोहलर के बचे हुए हैं और वाइगोत्स्की के वो हम बता देंगे, पियाजे का हम पहले ही बता रखे हैं। आइए बात कर लेते एक सिद्धांत की और की, इनका नाम है ब्रूनर का संगनात्मक सिद्धांत। क्या नाम है, ब्रूनर का संगनात्मक अधिगम का सिद्धांत। क्या है ये, ध्यान रखना। ब्रूनर ने अधिगम के सिद्धांत को 3 तत्वों में डिवाइड किया, जिनमें उन्होंने कहा कि छात्रों को कक्षा में अधिगम कराने के लिए 3 तत्वों को शिक्षण प्रणाली में समाहित करना चाहिए। इन्होंने कहा कि बच्चों को अधिगम कराने के लिए आपको इन तत्वों को उसमें सम्मिलित करना होगा, तभी ये कार्य प्रणाली को आप आगे बढ़ा दें। जैसे कि क्या क्या है वो 3 तत्व, इनका जो नाम है वो आता है। ठीक है, इनके नाम से, नाम का ही प्रश्न का टॉपिक बना है 2-3 बार कि संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो है जेरोम ब्रूनर। तो ये ब्रूनर दिखने को आपको मिलता है। अब 3 फेज क्या है, पहली फेज है इनएक्टिव। क्या है, इनएक्टिव फेज। यह एक क्रिया आधारित अधिगम होता है, ये एक क्रिया के बेस पर डिपेंडेंट अधिगम होता है जिसमें एक्टिविटी करनी पड़ती है। इसमें छात्र क्रिया करके वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है। बच्चा जो होता है वो कार्य को करने के बाद ही इस चीज़ को समझने का प्रयास करता है या समझ पाता है, और उस वस्तु से हुई प्रतिक्रियाओं की स्मृति और विशेषताओं के रूप में उसको अपने मस्तिष्क में स्थापित करने लगता है। इनएक्टिव फेज में कहता है यह एक क्रिया आधारित अधिगम है जिसमें छात्र क्रिया करके वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है और इस वस्तु से हुई प्रतिक्रियाओं को समिति में और विशेषताओं के रूप में अपने मस्तिष्क में स्थापित करता है। मतलब ये एक ऐसे तरीके हैं कि कोई काम अगर हम कर रहे हैं तो वो हमें याद रहता है, हमें फिर उसको याद कर, मतलब याद क्या, हमें आ जाता है क्योंकि हमने इसको किया है, हमें उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर कह रहा है कि उदाहरण में देखो, अगर आप किसी बच्चे को कोई खिलौना देते हो, ठीक है, तो वो उसके साथ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करके देखता है, जैसे उसके मुंह में उंगली डालना, उसकी आँख को गोल गोल घुमाना, ठीक है, उसके बाल को, गुड़िया का कोई लड़की तो उसके बाल को फेंक देना, उसके पैर को निकाल देना, उसके हाथ पैर को तोड़ देना, तो घुमा घुमा के जितना उसको तोड़ सकता है सब कुछ करता है। तो इस प्रकार का अधिगम छात्रों में 2 से 3 वर्ष की अधिक मात्रा में सक्रिय थे। इसमें ये बच्चे जो छोटे होते हैं, 6 महीने के, या कहो 6 महीने के क्यों कहो, 1-1.5 साल के जो बच्चे होते हैं वो यही सब करते हैं। उनको खिलौना दो,
1 घंटे बाद आप खिलौने की दूसरी कंडीशन में पाओगे, खिलौना पता नहीं क्या हो जाता है। तो वो क्या है, वो उसके साथ कुछ ना कुछ लगाए रहते हैं, कभी कुछ करेंगे। इसके अंतर्गत छात्र क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है, जिससे उसकी स्मृति का विकास होता है। वो जब उसके साथ कुछ खेलेगा, तोड़ेगा, फेंकेगा, पटकेगा, खराब करेगा, जो भी करेगा, उससे उसका डेवलपमेंट होता है। बच्चे को एक पजल का गेम आता था, उसमें क्या कहते हैं, जोड़ना पड़ता था। आज भी ऐसे बहुत सारे खिलौने आते हैं जिनको आप तोड़ दो, उसके बाद उनको जोड़ जोड़ के एक के बाद एक फंसा के बनाओ। तो बच्चा फिर से क्या करता है, धीरे धीरे सीखने का प्रयास करता है, तो उससे उसका डेवलपमेंट होता है। तो बहुत सारे गेम हैं जो बच्चों को ला कर दिए जाते हैं ताकि वो ऐसी क्रियाएं करें। जैसे वो सुडोको वाला फ्रेंड्स नहीं आता है, रंग बिरंगा नीला है, पूरा नीला नीला हो जाता है, लाल पीला करके आता है। या बहुत सारा, जैसे कि क्या बताऊँ, एग्जाम्पल बताऊँ, आप तो छोटे छोटे बच्चों का घर बनाने का ऐसे ढेर सारा ऑनलाइन ऑर्डर करो, मिलता है ना, तो आपको वो उसे दिखा रहा है, बताया रहेगा पूरा चार्ट कैसे बनता है। बहरहाल उसको बच्चे छोटे नहीं बना पाते हैं, जो बड़े रहते हैं 3-4 साल के वही बनाते हैं। लेकिन देखो गेम आता है, उनको जोड़ जोड़ के एक के बाद एक ऐसे ऐसे करके पूरा बनाओ, ऐसा मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, मैंने देखा है फिलहाल के लिए। तो ऐसे बहुत सारे गेम आते हैं कि जिसमें आप तोड़ तोड़ के जोड़ के बनाओ करो। आगे चलिए, दूसरी होती है जो स्टेज है वो आइकॉनिक। इसमें बालक वस्तु के आकार, रंग आदि के आधार पर उसकी विशेषताओं को धारण करने लगता है। इसमें रंग को ध्यान रखता है, आकार को, उसके दिमाग में आकार, जैसे गुब्बारे का आकार हमारे दिमाग में बैठा ना, गुब्बारा, पिच का गुब्बारा जो रहता है, उसका कोई गुब्बारा थोड़ी होता है, बड़ा गुब्बारा जो फूला मतलब वो गुब्बारा। रंग आकार के आधार पर विशेषताओं को अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करता है। यह सीखने की प्रक्रिया 3 से 7 वर्ष में बहुत एक्टिव रहती है। जब बच्चा 3 से 7 साल में जाता है तो ये प्रक्रिया उसके दिमाग में बैठ जाती है। इससे छात्र क्रिया की जगह देख कर सीखने के लिए प्रेरित होता है। इसमें जब बच्चा फिर कोई चीज़ अगर देख लेता है ना, तो उससे बड़ा एक्टिव हो जाता है, फिर चाहे करे या ना करे, लेकिन वो सीखना है देख देख कर। इस आयु के बच्चों को किसी वस्तु को याद कराने के लिए उसे वस्तु का चित्र दिखाना पड़ता है, जैसे पतंग का, सेब का, जहाज का, आलू का, गोभी का, भिंडी का, भालू का, सबका। ठीक है, तो मतलब क्या कह रहे हैं कि आइकॉनिक का मतलब है कि आई का इस्तेमाल करके उनको दिखाया जा रहा है और दिखाकर सीखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, करके सीखने के लिए कम किया जा रहा है। सिंबॉलिक का मतलब क्या है, देखो, इसके अंतर्गत छात्र को ऑडियो वीडियो किसी वस्तु के संकेत के रूप में उसको पहचान करने के लिए और इसमें भाषा के संकेत के आधार पर उनको वस्तु को सीखने के लिए कहा जाता है। बच्चे से अगर आप कहें कि शेर, तो वह उसके चित्र को मस्तिष्क में अनुभव करता है और उससे संबंधित विचार को ग्रहण करता है। जैसे सिंबॉलिक का बताऊं, आपको ये कहना चाहूँगी, देखिए फ्रेंड्स, इतना बेसिक है ये चैप्टर ना, इतना बेसिक ये है क्योंकि जैसे बच्चे को बोलो बेटा काऊ कैसे बोलती है, तो उसके दिमाग में काऊ तुरंत आ जाती है, वो काऊ की आवाज़ निकालता है ना। तो ये कैसे हो गया, कुत्ता कैसे बोलता है तुरंत, तो कैसे बच्चा अक्सर बोलता है ना, 1 साल 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है। आप करके देखिए, आपके घर में होगा, ज़रूर ट्राई करिए। आप उसको सिखाएंगे बेटा कुत्ता कैसे भौंकता है तो भौंक के दिखाएगा, भालू कैसे बोलता है करके दिखाएगा। तो वो सब क्या है, आप जब उसको कहते थे बेटा तुम्हारी आँख कहाँ है, तो आँख उसको क्या पता, कुछ नहीं पता, लेकिन आप उसको जब बता रहे हो आँख कहाँ है, आँख कहाँ है, नाक कहाँ है, कान कहाँ है, तो सुन रहा है ना, उसके दिमाग में फिर वो आँख की बातें आ जाती है ना। तो ऐसे एक एग्जाम्पल मैं अपना बताती हूँ कि ऐसा है मेरे घर में, मैंने देखा है कि जब हम पूछते थे बेटा ये बता दो कहाँ है, तो वो अपनी आँख और अपना नाक बताने के बजाय आपकी आँख में जाके उंगली करता है। मेरा भतीजा खुद ही है, मेरे से पूछता है, हमको जब भी पूछते हैं बेटा आँख का है, बच्चा से बताओ आँख का है, तो वो क्या करेगा, अपनी आँख बताने के बजाय आपकी आँख में आएगा, उंगली डालेगा कि ये आँख है। नाक पूछो तो आपकी नाक में उंगली डालेगा ये नाक है। मुंह पूछो, दांत पूछो, तो अगर दांत पूछो तो जबरदस्ती आपके मुंह को खुलवा के वो उंगली करता है, मारता है आपके दांत पे कि ये दांत है। अब बताइए मैं इतने एक्सपीरियंस कैसे, सारे एग्जाम्पल। अब आप देखो सिंबॉलिक है, उसके दिमाग में दांत की छवि बैठ गई है, उसने देखा, चित्र वाले में देखा, अब उसको चिन्ह उसका याद है, तो आवाज़ भी बता रहा है, आँख नाक दांत मुंह कान कहाँ पर है वो भी बता रहा है। ठीक बता रहा है कि नहीं, ट्राई कर लीजिएगा अगर गलत बात बोल रही होंगी तो। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका जो जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत था यही 3 चीज़ों पर डिपेंड है। पहला क्या है कि करके सिखाओ, इन्होंने बोला कि अगर आप कुछ चाहते हो तो बच्चों को करके सीखने दो। फिर दूसरी स्टेज में उन्होंने कहा अच्छा दिखा कर सिखाओ, ठीक है, दिखा कर सिखाओ। जैसे हम बच्चे को कहते हैं बेटा घोड़ा बनो, तुरंत घोड़ा बन जाता है, तुरंत घोड़ा बन जाता है। उसको अब घोड़े के दिमाग, घोड़ा कैसे चलता है, घोड़ा कैसे करता है उनको पता है, क्योंकि उन्होंने देखा है घोड़े को करते हुए, चित्रों में ही देखा है, कहानी में देखा, रियल में नहीं देखा।
तो सीख जाते हैं। और सिंबॉलिक में आप उनको चित्र दिखा रहे हो, आप उनको पहचान करवा रहे हो, आवाज़ बता रहे हो, तो वैसा कर देते हैं। तो ये सब सिखाने के तरीके हैं। तो फ्रेंड्स आज मैंने 2 बता दिया, बाकी अभी मुझे कोहलर साहब का बताना है। ये भी बड़ा मज़ेदार है। इसमें सुल्तान नामक एक चिंपैंजी की कहानी है, वो पूरी रहेगी। और वाइकोस्की साहब का भी ठीक ठीक है, ओके ओके, बुरा नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। आपको ये भी बता दूंगी। तो ये आपके जो सिद्धांत हैं, आज उसकी क्लास हम करते हैं ओवर। आई होप मैंने आपको तो बेस्ट से बेस्ट अपना किया, बताया। कोई प्रॉब्लम अगर लगती है कि कोई टॉपिक छूट रहा है तो पूछिएगा, हम आपको बताएंगे, करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे। लेकिन टाइम पर आना होगा, पढ़ना होगा, देखना होगा, सीखना होगा। आप जुड़े थे शालिनी क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी, टॉपिक सीखा, कुत्ते वाली स्टोरी कैसी लगी, क्या समझ में आया, ये ध्यान रखिएगा। कोई प्रॉब्लम होती तो पूछे कमेंट बॉक्स में, हम आपको रिप्लाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक। खूब पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए।